नमस्कार, मैं मयंक भार्गव, असिस्टेंट प्रोफेसर एमएलटी कॉलेज सहरसा, आपका स्वागत करता हूँ। आज हम लोग हिंदी के प्रसिद्ध कवि चंद के संबंध में चर्चा करेंगे, जो स्नातकोत्तर हिंदी प्रथम सेमेस्टर CC 4 का अंश है। चंद बरदाई या कवि चंद पृथ्वीराज रासों के रचयिता हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल में भाषा में जिन प्रबंध काव्यों की रचना हुई, उनमें पृथ्वीराज रासों का स्थान सबसे ऊपर है। और एक तो उसमें इतिहास प्रसिद्ध राजा पृथ्वीराज चौहान की चर्चा थी, और दूसरे उस रचना की अपनी साहित्यिक विशेषताएं भी बहुत प्रधान थीं। इन दोनों कारणों से यह प्रबंध काव्य बहुत प्रसिद्ध हुआ, पर जितना प्रसिद्ध हुआ उतना ही विवादित भी। पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता पर बहुत बहस चली। उसकी चर्चा हम लोग अलग से किसी एक संवाद में करेंगे कि पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता पर विद्वानों ने क्या क्या मत प्रकट किया है। माना जाता है कि पृथ्वीराज रासों में पीढ़ी दर पीढ़ी बहुत प्रक्षेप भी शामिल होता चला गया, और पृथ्वीराज रासों का मूल रूप कैसा है, इसका अनुसंधान करना कठिन हो गया, जिसका एक परिणाम यह हुआ कि इस पूरी रचना को ही बहुत सारे विद्वान अप्रामाणिक मानने लगे, जाली रचना माने जाने लगी यह रचना। और जो विद्वान प्रामाणिक रचना मानते हैं, उनमें से भी बहुतों ने कहा कि यह कम से कम पृथ्वीराज चौहान की समकालीन रचना नहीं लगती। तो कुल मिलाकर हुआ यह कि पृथ्वीराज रासों और इसके रचनाकार दोनों विवाद का विषय हो गए। पृथ्वीराज रासों की प्रामाणिकता पर बहुत चर्चा चली, उसके मूल स्वरूप पर बहुत चर्चा चली, और चंद बरदाई के समय पर बहुत चर्चा हुई कि आखिर चंद बरदाई हुए कब। और इसलिए इस ग्रंथ पर चर्चा करने से पहले इसके रचनाकार पर भी थोड़ी चर्चा आवश्यक है। जैसा कहा गया कि जो विद्वान पृथ्वीराज रासों को प्रामाणिक मानते हैं, वे भी उनमें से बहुत इसे पृथ्वीराज चौहान की समकालीन रचना नहीं मानते। और पृथ्वीराज रासों का अध्ययन करने वाले विद्वानों ने बताया है कि इस ग्रंथ की भाषा में 1400 से संवत 1700 तक की भाषा के रूप मिलते हैं। तो 300 अवधि की भाषा के रूप इसमें दिखाई देते हैं। तो इसलिए यह इसका रचनाकार आखिर हुआ कब इसकी रचना हुई, यह विवाद का विषय बना हुआ है। पृथ्वीराज रासों का जो अंतः साक्ष्य है, उसके अंतः साक्ष्य के आधार पर इतना तो निश्चित है कि उसके रचनाकार का नाम चंद है, इसमें कोई विवाद नहीं है, और जिसे चंद बलदीय या चंद बरदाई के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्धि चंद बरदाई की ही हुई, चंद बरदाई नाम से ही हम ज़्यादा जानते हैं, मूल नाम चंद माना जाता है। और जैसा कि अधिकतर कवियों के साथ है, रचनाकारों के साथ है उस समय के, कि
उनका प्रामाणिक जीवन वृत्त किसी स्रोत से उपलब्ध नहीं है। अनुसंधान के आधार पर, अनुमान के आधार पर उनके जीवन के संबंध में विद्वानों ने मत प्रकट किया है। तो ऐसे ही माना जाता है कि चंद कवि का जन्म लाहौर में हुआ था। और गारसा दतासी जो फ्रांसीसी विद्वान थे और हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा उन्होंने, वह चंद को पृथ्वीराज का समकालीन मानते हैं। उनका मानना है कि चंद और पृथ्वीराज एक ही समय थे। और परंपरा से बहुत सारी किंवदंतियां प्रचलित हैं पृथ्वीराज चौहान और चंद बरदाई की मित्रता के संबंध में। यह भी माना जाता है कि इन दोनों का जन्म एक ही दिन हुआ, मृत्यु भी एक ही साथ गोरी की राजधानी गजनी में हुई। माना जाता है कि वह पृथ्वीराज चौहान का राज कवि तो था ही, उनका प्रिय सखा, एकदम घुला मिला सहचर था। और कविता में जितना बढ़िया था, कविता करने में, युद्ध कला में भी उतना ही निष्णात था। और चंद के संबंध में यह भी प्रसिद्ध है कि उसे षड्भाषा, व्याकरण, काव्य, साहित्य, छंद शास्त्र, पुराण, ज्योतिष सब में निपुणता प्राप्त थी। यानी युद्ध विद्या में तो कुशल था ही, इन विद्याओं में भी वह उतना ही निपुण था। परंतु इन मान्यताओं के पीछे केवल किंवदंतियां हैं, कोई प्रमाण उपलब्ध नहीं हुआ है। पर यह प्रसिद्ध है, इस प्रकार की किंवदंतियां बहुत प्रचलित हैं, लोग ऐसा मानते रहे हैं। और इसी क्रम में एक छंद मिलता है, एकादश सै पंचदह विक्रम साक आनंद तिहि रिपु जमपुर हरण कौ भय पृथ्वीराज नारिंद। अब यह दोहा कितना प्रामाणिक है, कितना जाली है, खुद अपने आप में यह एक सवाल है। जो प्रामाणिक प्रतियां मिली हैं उसके आधार पर भी और इस दोहे की भाषा के आधार पर भी लगता तो यह अप्रामाणिक ही है। परंतु चूंकि यह दोहा परंपरा से मिलता रहा है तो इसलिए इसकी थोड़ी चर्चा कर लेनी चाहिए। इस दोहे के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म काल संवत 1115 माना गया। एकादश सै 1100, एकादश मतलब 11, सै 100 और पंच दह, दह मतलब 10, पंच 5, 10 और 5 15, तो 1115 संवत। इसमें जो आनंद शब्द का प्रयोग हुआ, विक्रम साक आनंद, तो मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने कहा कि यह संवत आनंद संवत है। उन्होंने आनंद संवत की अवधारणा रखी और कहा कि आनंद संवत में 91 वर्ष जोड़ दिया जाता है और इस आधार पर संवत 1115, यानी पहले माना गया कि भाई एकादश से पंचदश यानी संवत 1115 जन्मकाल है। पर मोहनलाल विष्णुलाल पांड्या ने जो आनंद संवत की अवधारणा दी तो उसमें उन्होंने 1115 में 91 वर्ष जोड़ा और इस आधार पर चंद बरदाई का जन्मकाल 1206 संवत माना। और परंपरा से चंद कवि का जन्मकाल यही संवत 1206 माना जाता है। कहा जाता है कि चंद कवि जगाति गोत्र के ब्रह्मभट्ट, या जिसे भाट कहते हैं, भाट थे। उनके वंश में लोग भाट कवि हुआ करते थे और इसी के अनुरूप वह भी दिल्ली नरेश पृथ्वीराज के दरबार में राज कवि के रूप में नियुक्ति पा गए। उस समय चारण हुआ करते थे दरबारों में जो राज कवि होते थे। और यह भी माना जाता है कि कवि चंद को
ज्वाला देवी या जालंधरी देवी का वरदान मिला हुआ था, और इस वरदान के कारण ही उन्हें बलदीय या बरदाई कहा जाता था, कि चूंकि ज्वाला देवी का वरदान है इसलिए बरदाई, बर मिला हुआ है। और वह वरदान यह था कि वह अदृष्ट काव्य की रचना भी कर सकते थे, यानी जो काव्य उन्होंने देखा नहीं, जो हिस्सा देखा नहीं इतिहास का, समकाल का, तो बिना देखे भी उसकी रचना कर सकते हैं, ऐसा वरदान था। यह भी हो सकता है कि भाई पृथ्वीराज रासो में ही कई अंश ऐसे आते हैं जब पृथ्वीराज चौहान अलग हैं और चंद बरदाई अलग हैं, जैसे कैमास वध प्रसंग। जब कैमास वध हो रहा है तो वहाँ तो चंद बरदाई नहीं है, और उसके बाद कथा के अनुसार भी मुलाकात केवल अंत में होती है, वह भी दूर से, तो बहुत ज़्यादा बातचीत तो वहाँ होती नहीं है। तो यह सवाल उठ सकता था कि भाई पृथ्वीराज ने जो कैमास वध किया वो तो चंद ने देखा नहीं, तो फिर कैमास वध प्रसंग लिखा कैसे? तो यह भी हो सकता है कि जब पृथ्वीराज रासो की ऐतिहासिक विसंगतियां आने लगीं सामने, और जिसके कारण चंद को पृथ्वीराज का समकालीन सिद्ध कर पाना संभव नहीं हुआ, तो एक ऐसी किंवदंती चला दी गई हो, गढ़ ली गई हो कि भाई चंद को वरदान प्राप्त था कि अदृष्ट काव्य रचना कर सकते थे, तो कैमास वध के समय वहाँ उपस्थित नहीं थे, फिर भी उन्होंने वह रचना कर डाली। तो हो सकता है कि इन ऐतिहासिक विसंगतियों को एक यथार्थ का जामा पहनाने के लिए ऐसी किंवदंती चला दी गई हो कि भाई समकालीन न होने पर भी पूर्व काल की घटनाओं के यथातथ्य का वर्णन कर सकते थे चंद। ठीक है, समकालीन नहीं थे, बाद में हुए, लेकिन उससे पहले जो जो घटनाएं घटी उसको वो उसकी रचना वह वरदान के कारण कर सकते थे। तो बहुत सारे विद्वान चंद बरदाई को अब समकालीन नहीं मानते हैं पृथ्वीराज चौहान का, वह परवर्ती मानते हैं। यह भी कहा जाता है कि चंद कवि की दो पत्नियां थीं, कमला और गौरी। गौरी से ही उन्हें काव्य की प्रेरणा मिलती थी, और माना जाता है कि गौरी ने ही उनसे सवाल पूछा था, जिसके उत्तर में चंद ने रासों की कथा संवादों के रूप में कही थी। तो गौरी के प्रश्न के उत्तर में कथा सुनाई चंद बरदाई ने। इससे भी एक संकेत मिलता है कि कवि चंद पृथ्वीराज का परवर्ती था, पृथ्वीराज के प्रति उसमें आदर की भावना थी, और उनके प्रति आदर के कारण उसने इस रचना का निर्माण किया, और फिर अपनी पत्नी गौरी के प्रश्न के उत्तर में उसे सुनाया, और इसी शिल्प में पृथ्वीराज रासो को ढाला। डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने पृथ्वीराज रासो का संपादन किया है, और वह भी मानते हैं कि अपने प्राचीनतम रूप में भी रासो 1400 विक्रम संवत के पहले की रचना नहीं लगती है। और उन्होंने कहा कि रासोकार कोई परवर्ती कवि रहा होगा जिसने चंद नाम से इस रचना को प्रचारित कर दिया, या यह भी संभावना हो सकती है कि स्वयं चंद कवि ही 1400 विक्रम के आसपास हुआ हो और उसी ने यह काव्य ग्रंथ लिखा हो। यानी माता प्रसाद गुप्त इसकी रचना को 1400 विक्रम से पूर्व का नहीं मानते, और इसके रचनाकार को स्वाभाविक तौर पर 1400 विक्रम के आसपास का ही मानते हैं। इस संबंध में एक और दोहा बहुत प्रसिद्ध है, आदि अंत लगी वृत्ति मन, ब्रन्नि गुणी गुणराज, पुस्तक जल्हण हथ दय,
चले गज्जन नृप काज। प्रसिद्ध है कि पृथ्वीराज और चंद की मृत्यु साथ साथ गजनी में हुई। हालांकि ऐतिहासिक साक्ष्य तो इसके खिलाफ है, विरुद्ध है। इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज की मृत्यु संवत 1248 विक्रम संवत 1248 में तराइन के मैदान में गोरी के साथ युद्ध में हुई थी। जब हम विक्रम संवत 1248 में पृथ्वीराज की मृत्यु को इतिहास सिद्ध मान रहे हैं और उधर माता प्रसाद गुप्त ने सिद्ध कर दिया है कि चंद बरदाई विक्रम संवत 1400 के आसपास है, तो दोनों समकालीन तो हो ही नहीं सकते। इसी से सिद्ध हो जाता है कि भाई चंद कवि का समय है 1400 विक्रम, पृथ्वीराज की मृत्यु है 1248 विक्रम संवत, तो दोनों समकालीन कैसे हो सकते हैं। चंद की एक बेटी का भी जिक्र आता है जिसका नाम राजबाई बताया जाता है और माना जाता है कि चंद के 10 पुत्र थे। चौथे पुत्र का नाम था जल्हण, या कहीं कहीं इसका नाम जल्ह भी मिलता है। कहा जाता है कि जब युद्ध में पकड़े गए पृथ्वीराज चौहान और बाद में चंद बरदाई उनकी सहायता के लिए गए, तो गजनी जाने से पहले कविचंद ने पुस्तक पूरा करने का दायित्व अपने कवि पुत्र जल्हण को दे दिया कि आगे की जो घटना घटेगी वो तुम लिख देना। और इसी संबंध में यह छंद मिलता है। आदि अंत लगी वृत्तिमन ब्रन्नि गुनी गुणराज पुस्तक जल्हण हथ दे। जल्हण को पुस्तक देकर चले गज्जन नृप काज, राजाकार के कार्य के लिए चल पड़े। अब यह प्रसंग भी कितना प्रामाणिक है और प्रामाणिक है यह विवाद का विषय है। हो सकता है कि यह उसी असंगति को मिटाने का प्रयास हो जो गजनी प्रसंग के पृथ्वीराज रासों में लिखे जाने से खड़ी होती है कि भाई समकालीन थे। जब जो लोग मानते हैं कि भाई पृथ्वीराज और चंद बरदाई समकालीन थे और वो पृथ्वीराज की सहायता के लिए गजनी गए, तो जब गजनी गए तो उस प्रसंग को फिर लिखा कैसे, वही मृत्यु हो गई उनकी, तो फिर लिखा कैसे। तो हो सकता है कि इसके लिए फिर यह दोहा डाल दिया गया हो कि भाई जाने से पहले अपने बेटे जल्हण को देकर गए थे और किसी चतुर व्यक्ति ने यह कल्पना कर ली हो। और इतना ही नहीं, कई पाठ में इस प्रकार के संशोधन करने का प्रयास किया गया। एक पाठ में चंद्र सिंह शब्द मिलता है तो वहां पे चंद्र सिंह के बदले चंद्रनंद कर दिया गया और कहा गया कि जल्हण ने फिर उसका उद्धार किया उस कृति का। तो कुल मिलाकर चंद कवि की स्थिति उतनी ही विवादास्पद है जितनी पृथ्वीराज रासों की है। बहुत विश्वास के साथ, भरोसे के साथ यह नहीं कहा जा सकता कि चंद बरदाई का समय कब था, उनका जीवन वृत्त किस प्रकार का था, परंतु रचनाकार के बारे में जानने से उसकी ऐतिहासिकता संबंधी कई प्रश्नों का निवारण होता है और इसलिए इस संबंध में थोड़ी चर्चा की गई। अगले संवाद में हम लोग पृथ्वीराज रासों की कथा की थोड़ी चर्चा करेंगे। आशा है आज के संवाद के द्वारा विद्यार्थी मित्रों को चंद बरदाई के संबंध में कुछ पता चला होगा और यह संवाद उन्हें अच्छा लगा होगा। आपके सहयोग के लिए, आपके साथ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। इसी माध्यम से आपसे चर्चा होती रहेगी। धन्यवाद।